नमस्कार साथियों, आज आपके साथ कुछ ज़रूरी बातें साझा करने आई हूँ, जानकारियाँ साझा करने आई हूँ। लगातार हमारे देश में बहुत ऊहापोह का माहौल चल रहा है, चर्चाओं के बाज़ार गर्म हैं और कहीं पेट्रोल डीजल महंगाई पर बात हो रही है, कहीं वर्चुअल रैलीज पर बात हो रही है, तो कहीं सरहदों पर जो घुसपैठ की नाकाम कोशिशें हो रही हैं उसकी बात हो रही है। दोस्तों, 2013 से लगातार शत्रुतापूर्ण रवैया चीन का हमारे प्रति रहा है। अगर मैं कहूँ कि कुछ सालों से उसकी जो हमारे साथ रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। 2013 में जब यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो डेप्सोंग प्लेन्स के वाई जंक्शन में हमारी सरजमी को कब्जा करने की चीन के द्वारा कोशिश की गई और हमारे सेनाओं के पराक्रम की वजह से उनको हम पीछे धकेलने में कामयाब हुए। फिर 2014 में चुमार लद्दाख में पॉइंट 30R तक कब्जा करने की कोशिश हुई और 2017 के बारे में तो आप लोगों को सबको पता ही है कि डोकलाम में भी उसने ये नापाक हरकतें अपनी जारी रखी। आज 4 स्थानों पर यानी कि गलवान घाटी, पेंगोंग सो लेक, हॉट स्प्रिंग्स और डेप्सोंग प्लेन्स पर लगातार जो सरकार से या देश से जनता जवाब मांग रही है और वहाँ पर कितनी घुसपैठ हो गई या कितना निर्माण कार्य हो गया, कितना कब्जा कर लिया चीन ने, ये जानने की कोशिश जब देश की जनता कर रही है तो केंद्र सरकार के द्वारा लगातार भ्रामक खबरें परोसी जा रही हैं और विषय को बदलने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। विषय को कैसे बदला जा रहा है वो आप सबको पता है, अच्छी तरह से विदित है कि राजीव गांधी फाउंडेशन का नाम बीच में घसीटा गया। साथियों, मैं आपके साथ जानकारी साझा करना चाहती हूँ कि पहले तो कांग्रेस और राजीव गांधी फाउंडेशन को एक समझने की गलती ना करें। राजीव गांधी फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड फाउंडेशन है जो बहुत सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत है और ज़रूरतमंदों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है और पब्लिक डोमेन में है। सबसे बड़ी बात यह है कि सार्वजनिक पटल पर है, उसका जो भी लेन देन है, उसके द्वारा जो भी कार्य कराए जा रहे हैं वो सार्वजनिक पटल पर हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम पीएम केयर फंड की बात करते हैं तो ना सिर्फ ये एक विवादास्पद और गैर पारदर्शी फंड है जिसकी कार्यप्रणाली और गठन के बारे में बहुत सुबह और संदेह होता है, क्योंकि किसी को भी ये बताया नहीं जा रहा है कि इसका गठन किस तरह से हुआ, इसकी कार्यप्रणाली क्या रहेगी, इसका संचालन कौन करेगा, नियंत्रण किसके नियंत्रण में ये रहेगा। और तो और इस फंड को ऑडिट करने का प्रावधान भी नहीं है, यानी कि कैग या किसी अन्य संस्था से ये पीएम केयर फंड ऑडिट भी नहीं किया जा सकेगा। आरटीआई की परिधि से भी इसको बाहर रखा गया है, यानी कि आप और मैं यदि जानकारी लेना चाहें पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, किस किस ने, कौन कौन दानदाता हैं, तो हमें जानकारी साझा नहीं की जाएगी। कुल मिलाकर इसका जो संचालन है वो प्रधानमंत्री के द्वारा बिना पारदर्शिता के और बिना जवाबदेही के किया जाएगा और इसको बहुत ही अस्पष्ट और गुप्त रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक साथियों, अगर सूत्रों की माने तो 20 मई 2020 तक इस पीएम केयर फंड में 9,678 करोड़ रुपया जमा हो चुका था, जिसकी जानकारी ना आपको है ना हमको है और किस किस ने ये पैसा दिया, अभी तक कहाँ कहाँ ये पैसा खर्च हुआ, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। कुछ चौंकाने वाली खबरें ये हैं साथियों कि एक तरफ तो लगातार घुसपैठ चल रही है, हमारे जो सेना के जवान हैं उनकी शहादतें हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर इस पीएम केयर फंड में चीनी कंपनियों के द्वारा फंड लिया गया। उसमें से अगर मैं मुख्यतः बताऊं आपको तो टिकटॉक से 30 करोड़ लिया जा चुका है, पेटीएम से 100 करोड़ लिया जा चुका है, शाओमी से 15 करोड़, ओप्पो से 1 करोड़, वन प्लस से 1 करोड़ और हुवेई कंपनी से 7 करोड़ रुपया लिया जा चुका है। और दूसरी तरफ मन की बात में चीन का जिक्र तक नहीं आता। है ना हैरानी की बात। और नेपाल ने जिस तरह पहली बार अपनी सेना सीमाओं पर तैनात की है, उसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री जी और राजनाथ सिंह जी कहें कि हमारा मित्रवत संबंध है तो हैरानी होगी।
एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार लोकल और वोकल का नारा दे रहे हैं। हमारी अगर स्मार्टफोन्स का बाजार की हम बात करें तो भारत देश में 4 कंपनियां प्रमुखता से अपना कारोबार कर रही थी, जिनका आज नामो निशान भी नहीं है। वो है माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन और इंटेक्स। इन सबका सफाया कर दिया गया क्योंकि लगभग 72% बाजार पर आज चीनी कंपनियों का दबदबा है। आपको पता है कि ओप्पो फ़ोन हो, वन प्लस हो, ये सारे बाजार पर कब्जा कर चुके हैं। तो ऐसे में लोकल और वोकल का नारा कितना औचित्यपूर्ण है, ये आपके और हमारे समझने की बात है। अब कुछ सवाल मैं भाजपा और सीसीपी, जो कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसके संबंधों के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि इनके बहुत पहले से प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। लगातार इनका आना जाना आपस में लगा रहा है। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या जो सत्ताधारी पार्टी जिसकी सत्ता होती है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के तहत उनके डेलीगेशंस दूसरे देशों में जाते भी हैं और दूसरे देशों से हमारे देश में आते भी हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है साथियों कि सरकार मनमोहन सिंह जी की रही, यूपीए की रही, और डेलीगेशंस आरएसएस और भाजपा के चाइना जाते रहे। 2009 में आरएसएस डेलीगेशन चाइना गया, और जबकि आरएसएस तो एक राजनीतिक दल भी नहीं है। 19 जनवरी 2011, जबकि फिर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 19 जनवरी 2011 को यूपीए की सरकार में नितिन गडकरी, जो उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो 5 दिवसीय दौरे पर चीन जाते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मुलाकात करते हैं। नवंबर 2014 को एक विधायकों का और सांसदों का डेलीगेशन जो है वो 1 हफ्ते के लिए अमित शाह जी के द्वारा चाइना भेजा जाता है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में चाइना जा चुके हैं, 5 बार प्रधानमंत्री के रूप में जा चुके हैं और 3 बार चीन के प्रधानमंत्री को होस्ट कर चुके हैं, यानी कि उनकी आवभगत कर चुके हैं। अब यहाँ पर सवाल हमारा ये है कि आरएसएस को आज तक कितना डोनेशन मिला, ये भी सार्वजनिक होना चाहिए। अगर कांग्रेस की या राजीव गांधी फाउंडेशन की बात निकली है तो फिर बात दूर तक जानी चाहिए। आरएसएस ने कहां कहां से डोनेशन लिया, ये भी सार्वजनिक पटल पे होना चाहिए। और एक मौजू सवाल ये भी है कि भाजपा और आरएसएस ने क्या आज तक किसी इंटरनेशनल फाउंडेशन से, किसी कंपनी से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से कभी चंदा नहीं लिया? ये बात भी आपके और हमारे जानने वाली है। वर्ल्ड बैंक से साथियों अभी तक केंद्र सरकार 76 अरब रुपया कर्ज ले चुकी है कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। उसका भी कोई हिसाब किताब देश की जनता को नहीं दिया गया है। और सच माने तो ये पेट्रोल डीजल में जो 21 दिन से लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जो ये वर्चुअल रैलियां की जा रही हैं, ये आपका और हमारा ध्यान भटकाने के लिए की जा रही हैं कि सरहदों पर जो हो रहा है उस पर आप और हम कोई सवाल न कर सकें। इस देश के नैरेटिव को बदलने की कोशिश की जा रही है। टीवी चैनल्स पे डिबेट्स के विषय को बदलने की कोशिश की जा रही है। अभी तक आपने देखा कि चीन के ऊपर चर्चा हो रही थी, चीन के ऊपर कई तरह के खुलासे, इनकी पुरानी तस्वीरें निकलकर बाहर आ रही थीं, गलबैयां डाले हुए, और लगातार प्रश्न केंद्र सरकार से किया जा रहा था कि क्या करते रहे हम जब घुसपैठ हो रही थी। और अगर हम बकौल प्रधानमंत्री माने कि 1 इंच ज़मीन भी कब्जा नहीं हुई है, घुसपैठ वहाँ नहीं चल रही है, तो फिर सैनिकों की शहादत क्यों कर हो रही है, क्यों वहाँ पर हमारे सेना के जवान शहीद हो रहे हैं, इसका भी जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। पर यकीन मानिए साथियों, ये फिर चर्चाओं का विषय तोड़ने और मरोड़ने के लिए, इस देश को फिर से भ्रमित करने के लिए, उसके विषय को भटकाने के लिए ये सारी कवायद की जा रही है। कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने कमतर स्तर पर है, सबसे कम स्तर पर है, उसके बावजूद यहाँ बढ़ोतरी लगातार जारी है, गरीब के पेट में लात मारना लगातार जारी है, मुनाफाखोरी जारी है। और किसान का क्या होगा जो
माल ढुलाई करते हैं उन वाहनों का क्या होगा, टैक्सी, मैक्सी, 3 व्हीलर, सब विक्रम, सबके किराए में बढ़ोतरी हो जाएगी, सारे सामान में बढ़ोतरी हो जाएगी। इस कोरोना महामारी में जब लोगों ने अपना रोजगार खो दिया, भूखमरी के दौर पर हम आ चुके हैं, आत्महत्या हमारे युवा साथी करने पर मजबूर हो रखे हैं। ऐसे में लगातार जो वृद्धि हो रही है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विषय वस्तु से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। और जो वर्चुअल रैलियां भी भाजपा कर रही है, उसको पता है कि ये वक्त नहीं है वर्चुअल रैली करने का, ये वक्त है मलहम लगाने का, ये वक्त भाषण का नहीं है, ये वक्त अपनी उपलब्धियां गिनाने का नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको ऊपर से आदेश हैं कि किसी भी तरह से सरहदों पर से लोगों का ध्यान भटकाना है और उनका ध्यान इन रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर लगाना है। यानी कि व्यक्ति को इतना परेशान कर दो कि वो बड़ी बातों के बारे में सोच ही ना पाए। लेकिन अगर हमें अपने देश से प्रेम है साथियों, तो हमें सवाल पूछने होंगे, उन सवालों के जवाब मांगने होंगे और एक जागरूक और राष्ट्रभक्त नागरिक होने का परिचय देना होगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।